अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा पर आप किस डिग्री पर हैं? बेसिकली आई एम डूइंग पीएचडी। ओके, पीएचडी, माशाल्लाह, आप पीएचडी स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी स्टूडेंट लाइफ इन यूके। तो मैंने एक जो स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आए हमें इंटरव्यू दें, अपना लाइफ एक्सपीरियंस यूके में स्टडी वीज़ा पर कैसा है शेयर करें। तो चलें जी, आपको मिलवाती हूँ मैं अपनी एक यूके में स्टूडेंट के साथ। ये देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूके में न्यू आई हैं या काफ़ी अर्सा हो गया आपको? नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। 1.5 ईयर। और आप किस वीज़ा पर हैं? मैं हूँ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा पर। तो आप मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पीएचडी के लिए जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, या यहाँ से स्टार्ट कर लें कि आपने सोचा कि आपने पीएचडी जो है वो अपनी कंट्री के अलावा कहीं और करनी है, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे सोचा, क्या जर्नी थी, आसान थी, डिफ़िकल्ट थी? पहले आप हमें अपनी अर्ली जो स्टेजेस हैं वो बताएं, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि यहाँ आने के बाद आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई या नहीं डिफ़िकल्टीज़ आई। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि यूके आना बहुत मुश्किल है और यूके आके तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टूडेंट को, यहाँ बहुत तंग हो जाते हैं। तो मैं डिटेल आपसे हर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी ताकि किसी की हेल्प हो सके। चले, आप बैठना चाहें तो बेशक बैठ जाएं, एज यू कंफर्टेबल। फाइन, ओके जी। चले जी, स्टार्ट करें आप अपनी स्टार्ट से जर्नी। ओके, स्टार्ट यही है कि ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग माय एमफिल, बेसिकली एमएस किया हुआ है मैंने पाकिस्तान से इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेरा यही माइंडसेट था कि आई हैव टू डू लाइक पीएचडी। सो बेसिकली मेरी जॉब की डिमांड भी यही थी, हायर एजुकेशन। अच्छा, यानी कि आप जॉब भी कर रही थी? ठीक है। जॉब आपने अपने मास्टर के बाद, एमफिल के बाद स्टार्ट की थी? ओके, ठीक है। तो उसकी भी डिमांड थी पीएचडी करना। सो आई डिसाइडेड कि मुझे करनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी और कंट्री में अप्लाई नहीं किया। आई डायरेक्टली अप्लाइड इन यूके। यानी आपका यूके का ही जहन था? यूके का था, यानी जो टारगेट था आपने उसी पे किया और वो आपको मिल गया। गुड, वेरी गुड। अब उसमें फिर मैंने अप्लाई किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। अप्लाई नहीं किया था, यू कैन से आई अप्रोच सुपरवाइजर्स। सो बेसिकली मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक यूनिवर्सिटी वो थी जहाँ पे मैं बेसिकली सोच रही थी कि मैं मूव करूँगी। तो वहाँ पे मैंने अप्रोच किया था सुपरवाइजर्स को, एंड सुपरवाइज़र ने मुझे अप्रूवल दे दी थी, बट वो फीमेल थी। सो शी सजेस्टेड कि आप वेट करो फॉर स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने कहा हमारी पूरे ईयर में एक ही स्कॉलरशिप आती है सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा सा ये था कि मेरी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाए, मैं वेट नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। मतलब कि पीएचडी स्टूडेंट्स को जब आना है उनको सबसे पहले सुपरवाइजर को अप्रोच करना है, यानी पाकिस्तानी लोगों को ये होता है पहले स्टेटमेंट बनानी है, ये करना है, वो करना नहीं है। बिकॉज पीएचडी एक ऐसी डिग्री है जो कि इट्स नॉट लाइक मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री। तो इसमें क्योंकि आप रिसर्च इंटरेस्ट शो करते हैं और आपका सुपरवाइजर आपको अप्रूव करता है, लाइक आपका मैच करता है रिसर्च इंटरेस्ट, तभी आप प्रोसीड करते हो। बेटर अप्रोच है, यानी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को माइंड में रखना है या सर्च करना है और उनके सुपरवाइजर को अप्रोच करना है। और अप्रोच करने का भी तरीका होता है, आप अपना कोई देते होंगे। आई वुड लाइक टू ऐड दैट बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं दैट आई हैव टू डू पीएचडी, वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। क्योंकि पीएचडी डिग्री ही ऐसी नहीं है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये ऐसी डिग्री ही नहीं है कि मैं कहूँ मुझे सिर्फ एडमिशन लेना है, क्योंकि एट द एंड आपको इससे बहुत कुछ गेन करना है। ठीक है, रिसर्च डिग्री है, हायर एजुकेशन आप ये कह लें कि सबसे अपर लेवल ऑफ हायर एजुकेशन है। तो इसके एंड में आपको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। तो स्टार्ट की जर्नी आपने बहुत सोच समझ के प्लान करनी है। ठीक हो गया। सो अगर मैं अप्लाई करती डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में, मेरा एडमिशन होता, ऐसा नहीं है कि ना होता, पर वो मुझे कोई भी सुपरवाइजर एलोकेट कर देते, तो शायद मेरा रिसर्च इंटरेस्ट मैच ना करता। ठीक हो, तो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती। सो आई अप्रोच सुपरवाइजर्स बाय माई सेल्फ। सो जो यूनिवर्सिटी की सुपरवाइज़र थी उन्होंने मुझे कहा वेट फॉर द स्कॉलरशिप, बट एट दैट टाइम मुझे वेट नहीं करना था, इवन तो मैंने आइल्स भी नहीं किया हुआ था। यानी आपने पहले अप्रोच किया सुपरवाइजर्स को, और अप्रोच करने से भी, यहाँ मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अप्रोच करने से भी, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं वो कहेंगे कैसे अप्रोच करना है, नंबर ढूंढ लो, ईमेल ढूंढ लो, वाया यूनिवर्सिटी करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपको यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर जिससे रिसर्च इंटरेस्ट आपका मैच करता हो,
उसको अप्रोच या वहाँ नाम लिखे होते हैं सुपरवाइजर के भी, ईमेल करने, इट्स अप टू यू। ऑफिशियल तरीके से आपने उनको, यार ठीक है, आप मिलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन यूके, आप मिलना चाहते हैं, आप उनसे मीटिंग का टाइम, हाँ नहीं हम बाहर के लोगों के हिसाब से, उनके लिए तो ऑफ कोर्स प्रेफरेबल यही है, ईमेल करेंगे, ईमेल करने। सो उसके बाद मैंने सेकंड यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट की एंड ही वाज अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने मुझसे आई थिंक विद इन अ वीक और 2 वीक मुझसे एक इंटरव्यू मीटिंग बेसिकली प्लान की। तो जूम पे आई गेस और स्काइप पे या टीम्स पे, मुझे अब याद नहीं है। ओके हमने मीट किया। सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई ऑफिशियल सुपरवाइज़र बिकॉज एट दैट टाइम उनके पास ग्रांट नहीं थी। उनके पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से वो न्यू स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने मुझे एक न्यू पर्सन को रेफ़र किया, वो भी उस इंटरव्यू में बेसिकली थे जो हमारी मीटिंग हुई थी। तो उसमें फिर हमारी डिस्कशन हुई, जिसके बाद टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मेरा बैकग्राउंड ओवरऑल एजुकेशन का काफ़ी अच्छा रहा है, कोई गैप नहीं है मेरी स्टडीज़ में। एंड आफ्टर स्टडीज़ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो उस बेस पे, उस ग्राउंड पे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया स्कॉलरशिप। या यहीं पे मैं, क्योंकि आपकी स्टोरी मैंने सुनी और फिर इंटरव्यू की तरफ आई, ये मैं ऐड करना चाह रही थी कि आप स्कॉलरशिप नहीं ढूंढ रही थी, आपके जहन में ये मिथ थी कि वहाँ पैसे भर के ही जाना है ना, ठीक है ना, उन्होंने आपको गाइड किया। मिथ भी आप कह सकते हो। एंड आई एम अ लिटिल बिट लाइक, मेरी थोड़े सा माइंडसेट इस तरह का कि मुझे जो चीज़ करनी होती है ना, उसमें फिर मैं सोचती नहीं हूँ, यानी कि करनी है जितने भी पैसे लगे। हाँ, मैं दूसरों को सजेस्ट नहीं करूंगी, बट एट दैट टाइम मुझे ये था कि बस मुझे करनी है, विद इन 6 months आई हैव टू मूव। नहीं, कहीं हो सकता है आपने ये भी सुना हो, नहीं जी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मुश्किल है, बस सीधे जाओ ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि जो मोस्टली आ जाते हैं स्कॉलरशिप अगर होती भी है, लोगों को दूसरों को मशवरा नहीं देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो बहुत पैसे लगा के आए हैं, आपके भी लगने ही हैं, और लोग समझते हैं स्कॉलरशिप लेना बड़ा हार्ड है। टू बी ऑनेस्ट, स्कॉलरशिप PhD के लिए इतनी टफ नहीं होती, क्योंकि डिग्री ऐसी, एज आई मेंशन, इस डिग्री से यूनिवर्सिटी को भी फायदा होता है, आपके सुपरवाइजर को भी फायदा होता है, और आपको भी उतना ही फायदा होता है। तो इस डिग्री में ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप ना मिले, हाँ थोड़ा फिर आपको ये है कि 1-2 वेट करना है फॉर स्कॉलरशिप, बिकॉज वो एक लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। खैर, फिर मुझे उन्होंने कहा कि ओके हम स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करेंगे, सो वेट, हम मीटिंग कर लें स्कूल से। सो उन्होंने डिपार्टमेंट से मीटिंग की, जो भी डिसाइड किया, आफ्टर द डिसीजन उन्होंने मुझे फिर एक परसेंटेज दी स्कॉलरशिप की, अबव 50। तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल थी, इवन दो एट दैट टाइम मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे रिकमेंड किया कि आप ऐसा करें, आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लाइक आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, क्योंकि आपका ये मैं कहने लगी थी, क्योंकि आपका आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपका स्टडी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसलिए उसने रिकमेंड किया। हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ठीक, क्योंकि यूके में जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो फुल स्कॉलरशिप पे हों, तो फुल आप ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द वीक उन्हें यूनिवर्सिटी में सर्व करना होता है। यानी वो अगर आपको पैसे दे के बुला रहे हैं तो उन्होंने काम भी लेना है आपसे। फिर आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मतलब आप बाउंड होते हैं कि सुबह से शाम तक आपने उनकी लैब्स में बैठना है, आपने काम करने हैं। लेकिन वो उसके पैसे देते हैं कि नहीं? यानी आपको पे मिलती है, लेकिन आप उन्हें मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके स्पॉन्सर है, आप बाउंड होते हो ना। मतलब आप थोड़े से आप ऐसे कह सकती हैं कि एक पर्टिकुलरली जैसे आप मास्टर्स या बैचलर्स में एक बाउंड स्टूडेंट होते हो, आपको फिर वो करना पड़ता है। एक सॉरी मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपने कहा कि जो फुल स्कॉलरशिप पर PhD पे आते हैं वो बाउंड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने काम करना है। बाउंड का मतलब वो लीगली तो उनका बाउंड नहीं कर सकते ना, बस ये है वो थोड़ा फायदा उठाते हैं कि भाई अब यही काम कर लो, पैसे भी देते हैं उसके। इन सो मैनी केसेस लीगली भी वो बाउंड होते हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो थ्रू आउट द ईयर आई कांट वर्क मोर देन 20 आवर्स। ओके, दूसरे स्टूडेंट्स के वीज़ा की कैटेगरी ऐसी है कि आप जब आपको ऑफ है या समर है या विंटर्स की वेकेशंस हैं, तो आप उसमें एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। ये तो आपके वीज़े की रिक्वायरमेंट होगी, उसके ऊपर होगा ना लिखा हो कि आप 20 आवर कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी जो है उसमें यही है कि जब आपका ऑफ
सीजन हो, लाइक जब वेकेशंस हो, तो आप फुल टाइम कर सकते हैं काम, लेकिन आपके वीजे पे नहीं है। नहीं, मेरे वीजे में ये है, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बाउंड हूँ। ओके, अच्छा, ये बहुत पॉइंट नोट करने वाला है कि यानी आपके वीजे की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, क्योंकि इन द एंड फिर मेरे लिए इशू होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुझे अप्रूवल लेटर देगी दैट यू कैन वर्क फुल टाइम, फिर मैं कर सकती हूँ। ओके, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर उन्हें अवेयरनेस नहीं होती और वो दबा के काम शुरू कर देते हैं, तो आपके नेक्स्ट वीजा में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट्स वाई मेरा खैर फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया, बट एट दैट टाइम आई सेड नो, इट्स ओके, जितनी मुझे पे करनी है, बिकॉज वो काफ़ी ही कम अमाउंट थी जो मुझे पे करनी थी। सो आई सेड इट्स ओके, आई कैन पे दैट मच ऑफ अमाउंट। सो मैंने अग्री किया वहाँ से फिर मैंने आइल्स भी दिया, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद आपने आइल्स किया, ठीक है। फिर मैंने पहले आपने सुपरवाइजर ढूंढ लिया कि हाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है, तो मैं बाकी आइल्स के पैसे लगाऊं। कर ली, सुपरवाइजर से अग्रीमेंट ले लिया। जब सब सॉर्ट हो गया, देन आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ माई वीज़ा प्रोसीजर। गुड हो गया। उसकी रिक्वायरमेंट में आइल्स था, ठीक है। फिर मैंने आइल्स दिया, फिर यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। मीनवाइल मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर दिया था, एंड देन आई मेंशन्ड माय सुपरवाइजर नेम। अच्छा, अप्लाई जब किया था आपने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो लिस्ट लिखी होती है? नो, दे वोंट आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट, दे विल जस्ट आस्क यू टू फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपको जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड लाइक एज आई मेंशन, क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र मैं पहले से ही सिलेक्ट कर चुकी थी, सो दैट्स वाई मुझे सिर्फ ये था कि मुझे उनका नेम मेंशन करना था, दैट आई वांट टू प्रोसीड विद दिस पर्सन एज अ सुपरवाइज़र। सो एप्लीकेशन फिल की, वहाँ से अप्रूवल हुआ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे थे कि आप अपलोड करें। एकेडमिक के जितने भी थे, मतलब डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, उनको आपने पाकिस्तान से पहले अप्रूव करवाया था? और ऑफ कोर्स अप्रूव कर, वो जो होता है सर्टन आप या ओके, वो भी यानी कि आप लोगों ने करवाने हैं? क्योंकि मैं पाकिस्तान में HEC से करवाई थी डिग्रीज, और मैंने मैट्रिक इंटर की नहीं करवाई थी। इवन तो कुछ लोग कहते हैं करवानी चाहिए, पर मैंने नहीं करवाई थी, क्योंकि वो एक लेंथ थी और यू कैन से लॉन्ग प्रोसीजर था जो मैं नहीं करना चाह रही थी। यानी उसका कोई इफेक्ट भी नहीं था, ऐसे काम चल गया। तो मैंने अपनी हायर जितनी भी मेरी डिग्रीज थी उन सबको करवाया था टेस्ट HEC से। फिर खैर मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, इवन दो TB टेस्ट जो था वो भी यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड था, वीजा को रिक्वायर्ड नहीं था। उसकी रिक्वायरमेंट में भी था, ओके, बट यूनिवर्सिटी को भी चाहिए था। ठीक है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, देन आई हैड टू पे 50% फ़ी। सो उन्होंने मुझे कहा था कि जितनी फ़ी आपको पे करनी है उसका 50% पे करते हैं। ओके, यानी जो आपको 50% उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी या उससे कम दी थी? उससे ज़्यादा दी थी मुझे, 50% से थोड़ी ज़्यादा दी थी। तो आपने जो बाकी पूरा था अमाउंट रहती थी, वो उन्होंने कहा था उसका 50% पे करें? ओके, उसका 50। सो उसका 50% पे किया। जब पेमेंट हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक कर लिए उन्होंने, सब अप्रूवल्स हो गए, ओके हो गया, देन दे प्रोसीडेड विद माई कैश। एंड कैश को प्रोसेस करने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था, प्री कैश इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में वो एक आई डोंट नो, मुझे तो वो इंडियन पर्सन लगा था, लाइक जैसे उन्होंने हायर किए हुए होते हैं। सो ही जस्ट क्रॉस चेक्ड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स के जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी डिग्रीज के साथ मैच कर रहा है या नहीं। कुछ जेन्युइन बंदा है या नहीं, वो इसलिए इस चीज़ को चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू फैमिली, कि यहाँ UK में रहती है या नहीं, या कोई और ये रहता है या नहीं, इस तरह के कुछ क्रॉस चेक किए थे उन्होंने क्वेश्चन मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी लोगों को, ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं कि अगर आपकी फैमिली या कोई बंदा रहता है तो यानी कि आप कहीं ये तो नहीं स्टडी का बहाना करके आ रहे हैं और यहीं पे टिक जाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम UK में जो बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये अप्रोच की जाती है। PhD एज आई मेंशन, ये डिग्री ही ऐसी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी इनपुट देनी पड़ती है और उनको भी चाहिए होती है। सो दैट्स वाई। खैर उसके बाद कैज़ मेरा हो गया था। जब मेरा कैज़ हो गया, देन आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ माई वीज़ा प्रोसेस बेसिकली। सो उसके बाद क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास सारे आ चुके थे, तो मुझे सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना था।
सो मैंने ऑनलाइन ही खुद से विदाउट एनी कंसल्टेशन, कोई आपने No. ये जो करते हैं एजेंट हायर, उसकी फीस ये कुछ नहीं दिया? मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड और आप अगर हायर एजुकेशन के लिए यूके परसू कर रहे हो या कोई भी कंट्री कर रहे हो, इतनी नॉलेज तो आपको ऑफ कोर्स होनी चाहिए कि फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, बेसिक्स जो है। ठीक है। सो मैंने खुद ही किया था ओवरऑल प्रोसीजर, एंड इवन मैंने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए भी मेरे हस्बैंड के लिए मैंने खुद ही प्रोसेस किया था, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं लूंगी तो आपके डिपेंडेंट कैसे आए, लेकिन वो मेरा ख्याल है आपके आने के 1 ईयर बाद आए। हाँ जी, वो जर्नी हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में सुनेंगे। उनका भी मेरे हस्बैंड का मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने खुद ही किया था, उसमें भी हमने किसी की हेल्प नहीं ली थी। ओके, और जब आप ये स्टडी पर आई तब आप मैरिड नहीं थी, ऐसा ही है ना? आपकी शादी बाद में अल्लाह की तरफ से तय हुई, फैमिली ने की और फिर आपकी शादी हो गई। जब आपने ये अप्लाई किया तब कोई शादी का भी मेरा ख्याल है इरादा नहीं था, आप बता रही थी, बस आप पढ़ने आ रही थी कि आपने पढ़ के वापस जाना। यस। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वीज़ा की एप्लीकेशन फिल की, उसकी फ़ी पे की, उसके लिए हेल्थ सरचार्ज की जो फ़ी होती है वो पे की। ये यहाँ पर प्लीज़ मैं आपको टोक रही हूँ, ये हेल्थ फ़ी जो देते हैं ये यहाँ की NHS की फ़ीस होती है, ठीक है, वो देनी ही होती है, और वो यहाँ पाउंड में एक फिक्स अमाउंट है जो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके उस टाइम जितने भी पैसे बन रहे हैं वो आप पे करते हो, और उसके बाद यहाँ पर आकर आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री हो जाता है, ठीक है ना? सिर्फ आपने वो जो मेडिसिन लिख के देते हैं उसके थोड़ी सी अमाउंट फिक्स पे करनी होती है, अदरवाइज सब फ्री है, ऐसा ही है जी। ओके, सो फिर वो सारी प्रोसेसेस किए, जो भी उसका प्रोसीजर था वो फॉलो, यानी फीस पे की, हेल्थ फीस पे की, वीज़ा फ़ी पे की, हेल्थ की और वीज़ा, हेल्थ एंड अपॉइंटमेंट की फीस थी, VFS ग्लोबल की जो भी फ़ी की, अपॉइंटमेंट की फ़ी थी वो की पे। और फिर उसके बाद बस मेरा कुछ आई थिंक मंथ के बाद थी मुझे अपॉइंटमेंट मिली, और मुझे मिली मीरपुर में थी क्योंकि उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं थी इस्लामाबाद। मीरपुर गई आप, ठीक है, आप पंजाब से मीरपुर गई। यस। सो बेसिकली काफ़ी मेरे लिए वो लॉन्ग ट्रैवल था। ओके। बट मुझे फिर करना पड़ा क्योंकि मुझे उस टाइम डेट्स नहीं मिल रही। मैंने किया ऑफ कोर्स, मई में अप्लाई किया था, जून में डेट्स मिली थी और मुझे अगस्त तक पहुंचना था वीज़ा। सो वो वीज़ा मेरा फिर आया था विद इन 15 डेज। उन दिनों ईद भी थी, दरमियान में ईद की हॉलीडेज़ भी आई थी, उसकी वजह से काफ़ी लाइक वीकेंड एंड ईद हॉलीडेज़ की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। और मैंने कोरियर सर्विस ली थी, उसकी वजह से भी 4-5 दिन आप, यानी आपका पासपोर्ट घर आ गया था, आपको दोबारा मीरपुर नहीं जाना पड़ा? ठीक है, दूर था इसलिए आपने कोरियर सर्विस ले ली। तो अब बेसिकली मुझे रिस्पांस विद इन 15 डेज आ गया था, पर अगर ये हॉलीडेज़ और ये सारी ना होती तो मतलब विद इन अ वीक भी रिस्पांस आ जाना था मुझे। सिंपल लाइक आई जस्ट वांट टू मेंशन कि सिंपल प्रोसीजर था, यानी जो लाहौर रहता है या आसपास रहता है वो जाएगा, जैसे 15 दिन में आता है जाके पिक कर लो, 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर खैर उसके बाद ये हुआ कि वीज़ा आया मुझे, उसमें एक मेंशन डेट थी कब आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंड एट दैट टाइम मैं उस डेट्स पे ट्रैवल भी नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे एक प्रोसीजर के थ्रू अपनी जहाँ मैं जॉब करी थी वहाँ से लीव लेनी थी। सो मैंने फिर लीव ली। जब मेरी लीव प्रोसेस हो गई देन आई बुक माई फ्लाइट, और फिर मैंने फ्लाइट बुक गई। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक मेन क्वेश्चन तो रह गया, स्टेटमेंट आपने कितने दिनों की चलाई और कितने उससे पैसे रिक्वायर्ड थे, ये बता दीजिए। स्टूडेंट के लिए आई जस्ट वांट टू वॉक। यस श्योर, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट के लिए ये है कि आपकी 28 डेज की होती है, ठीक है, आपको 28 डेज की ही स्टेटमेंट यूज़ करनी है। और क्योंकि मुझे सिर्फ उतना शो करना था कि मैं अपने फुल ईयर की फीसेस पे कर सकती हूँ। एज आई मेंशन मेरी स्कॉलरशिप थी मुझे मिली हुई, लाइक मुझे आप स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं फी वेवियर था। ओके। सो जिसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ अमाउंट पे करनी थी, तो उस कुछ का भी मैंने कुछ पार्ट एज आई मेंशन 50% पे कर दिया था। तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो, और आप ये कह लें कि कुछ मंथ्स के एक्सपेंसेस लाइक 1500 पर मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने रखे थे। यानी कि जो आपने फीस पे कर दिया वो स्टेटमेंट में शो करना जरूरी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी चली गई है। वो तो चली गई है ऑफ कोर्स। हाँ, यानी कि आप स्टेटमेंट चला रहे हैं, अगर फीस पे कर दी और पीछे स्टेटमेंट में पैसे थोड़े तो फिक्र की बात नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल 50% पे कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट आपको 6-7,000 पे करनी है स्टिल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 13,000 14 लोग पे करते हैं। अगर आपको उसका 50 आपने पे कर दिया, 50 करनी है, तो फिर आपको सारी अमाउंट भी रखनी है और अपने एक्सपेंसेस मंथली बेस के भी शो करते हैं, 1 साल के।
साल तो बहुत ज्यादा है, पर कुछ मंथ्स के तो रखें। हाँ ठीक है, कुछ मंथ्स के, वो वेबसाइट पे लिखा होता है। ऑनेस्ट ये आपको यूनिवर्सिटी बता देती है। ओके, यानी आपका सुपरवाइजर गाइड कर देगा। सुपरवाइजर ना भी करे अगर, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देती है कि आपको कितने शो करने हैं बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी बैंक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, ओके, मैंने दी थी। तो जब उनको दी तो मेरा तो मोर देन आप ये समझे 28 डेज ही था। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी स्टेटमेंट आई थिंक 6 to 7 months की थी, क्योंकि मैंने अपनी मनी, यानी जब आपने फर्स्ट काम स्टार्ट किया स्टेटमेंट पहले ही चला ली थी आपने, बाकी काम आपने साथ साथ किए। उस टाइम समझे जब मैंने सोचा, मैंने आइल्स दिया, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने फिर मनी आउट नहीं की। तकरीबन मैं जब यूके आ गई थी उसके बाद फिर मैंने मनी आउट करना स्टार्ट की थी अपने अकाउंट में से। वो भी फिर यहीं पे जो फीस पे करनी थी, जो एक्सपेंसेस थे, या आते हुए मुझे जो चीजें चाहिए थी उन पे स्पेंड किए। तो एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चन, कोई कहते हैं वहाँ रोकते हैं, पूछते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं अपने कंट्री को कुछ बुरा नहीं कहना चाहती, पर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही लाइक नेगेटिव वे में पूछते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप एंटर हों तो आपको लगता है पता नहीं किसी कौन सी जगह पे आप जा रहे हैं जी। एयरपोर्ट ही एक अजीबो गरीब चीज़ होती है जो हकीकत है। तो वो क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूके जा रहे हैं तो जी कितनी मनी है आपके पास, पाकिस्तान वाले करते हैं, या ये एक्सपीरियंस हमने भी देखा है। यहाँ वाले इतना तंग नहीं करेंगे। अब मैंने रिसेंटली जब ट्रैवल किया है, एट दैट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरे पास मनी नहीं थी इतनी। मैंने बहुत कम, मेरे ख्याल से मेरे पास 2000 भी नहीं था, कम रखी थी मैंने अपने पास, क्योंकि मुझे इतने चाहिए ही नहीं थे। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन अपनी प्रोसेस कर ली थी। तो पर जो इनके क्वेश्चन थे कि जी कितनी मनी है, एंटर करें, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10,000 से ज़्यादा हो तो कोई आपको क्वेश्चन करे। एयरपोर्ट वाले पाकिस्तान में तंग करते हैं, ये बात थोड़ा है। मतलब डॉलर जो कि अगर पाउंड को देखा जाए तो उस हिसाब से डिफरेंट प्राइस बनेगी, पर ये लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काफ़ी ही पाकिस्तानियों से क्वेश्चन किए थे, मुझे भी याद है किए थे कि क्या है, किस तरह से है। अदर देन दैट यहाँ यूके में आके इतनी नहीं थी। यूके में आके क्वेश्चनिंग एक आप ये कह लें कि इन अ पोलाइटर मैनर थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ आपने जाना है, आपका रहने का सिस्टम क्या है, कहाँ पे आप स्टे करेंगी, मनी कितनी है आपके पास। मेरा नहीं ख्याल मुझसे क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये रूड नहीं होते, रूड भी नहीं होते, चेकिंग भी नहीं करेंगे। हाँ, आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, कोई उन्हें तंग भी नहीं करना, कुछ नहीं, बस आपको फॉर एग्जांपल पूछना मुझे जितना याद है मुझसे ये नहीं पूछा था यूके में कि आपके पास कितनी मनी है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो सर्च करने भी आ जाते हैं ना, इधर आए, यहाँ लेडी खड़ी है, आपको सर्च करेगी। टू मच, हाँ, ये नहीं करते। इसलिए ये जो हाथ लगाने वाली मैंने बात की ना, वो करवाते हैं कि आप एक कंट्री से जा रही हैं दूसरे में, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। हाँ, ठीक है, ये दिक्कत है। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे कम क्वेश्चन पूछे कि एज आई विल अगेन मेंशन पीएचडी की डिग्री ही थोड़ी डिफरेंट है। सो एवरीवन नोज जो भी ये करना चाह रहा है, थोड़ा सा सीरियस बंदा है, वो थोड़ा नॉन सीरियस नहीं है। तो यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा इमेच्योर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, नॉर्मल। यानी जो पीएचडी तक आ गया, पीएचडी कर रहा है, तो जाहिर है वो मतलब इतने नहीं थे। जैसे वो जो छोटे कोर्सेज वगैरह पर आते हैं या बैचलर में आते हैं, उनको ज्यादा वो समझते हैं भाई काम करना आ गया। मैंने जैसे देखा था कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी मनी है, मनी कैसे स्पेंड करनी है, बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चले, आपसे काफी डिटेल से आपने जो है हमें सारी बातें बताई। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सॉरी। वो क्वेश्चन आपने ये कहा था कि यहाँ आके आपने कैसे मैनेज किया। हाँ, यही मैं कहने लगी थी कि ये मैं देख रही हूँ कि जिस इलाके में आप रह रही हैं, ये माशाल्लाह यहाँ का बड़ा महंगा इलाका है और लग्जरी न्यू बिल्ड इलाका है। ये कैसे अफोर्ड कर लिया आपने? अपनी यूनिवर्सिटी से भी दूर रहती हूँ बेसिकली। मेरी फैमिली, यू कैन से, मेरे रिलेटिव्स नियर बाय हैं। सो मुझे मेंटली इस चीज़ का थोड़ा सुकून रहता है कि मैं जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ आके डिप्रेशन आपको हो सकता है अकेले रहने की वजह से। स्ट्रेस आपको आएगा कि आप फॉर एग्जांपल क्या आप अपनी वहाँ की लाइफ, फैमिली एंड फॉर एग्जांपल एज एन अर्निंग पर्सन आपको लगता है कि मैं तो अर्न कर रही थी एंड वाई आई मूव्ड हेयर। सो उस चीज़ से मुझे थोड़ा रिलीफ था। दैट्स वाई मैं थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी से दूर रहती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ बाय ट्रेन। यानी आप जहाँ रहती हैं आपके रिलेटिव नियर ही रहते हैं आपके, तो आप उनको मिलने चली जाती हैं, तो आप रिलैक्स है। इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात हो तो मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया है। बारिश स्टार्ट हो गई है,
हाँ जी, रेनिंग हो गई है और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं डिटेल के साथ, तो साथ रहमत भी बरसने लगी है। चले, आप यहाँ का, मैं बड़ा इम्प्रेस हुई हूँ जिस इलाके में आप रहती हैं, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली जहाँ रहते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा रेंट होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, शुरू में स्ट्रगल का टाइम होता है। आपका स्ट्रगल का टाइम था सर यहाँ पे रेंट और ग्रोसरीज ये एक्सपेंसिव है। बाकी तो फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉपिंग करनी हो तो वो आप जो भी लेंगे ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप ये कहने के एसेट ही है, बट बाकी आपके एक्सपेंसेस हैं। सो मेरा यही है कि स्टार्टिंग में मेरे पास सेविंग्स थी और फैमिली की सपोर्ट थी। अब मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है अपनी जॉब भी, और तकरीबन मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। सो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या जॉब करती हूँ और मैं क्या अर्न करती हूँ। बट शादी के बाद जब मैं आई यहाँ पे वापस, तो फिर मैंने स्टार्ट की जॉब, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड भी थे साथ, उनकी सपोर्ट भी थी, तो इस वजह से फिर हमने प्लान किया कि अब मैं थोड़ा सा, वो भी मेरा साथ देंगे लाइक घर के काम करने में या थोड़ी जो भी हेल्प होती है। सो उस लिहाज से फिर मैंने स्टार्ट की अब जॉब। तो जॉब भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और यही है कि मैंने विद इन 4 मंथ्स इतना अर्न कर लिया है कि मैंने अपनी फ़ी भी दे दी है, और मैं अपनी नेक्स्ट ईयर की जो फ़ी है इस ईयर की वो भी जमा कर रही हूँ। लाइक अच्छी मेरी, यानी कि हाँ जी। चलें, ये तो बड़ा क्यूरियस हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे, क्योंकि पूरे साल में लोग जो हैं वो फीस इकट्ठी करते हैं। कि मैं 20 आवर्स फुल भी स्पेंड नहीं करती। ओ, इतने कम आवर में ऐसी कौन सी जॉब है कि आपने इतने सारे अर्न कर लिए? ये जरूर पूछेंगे हम। एक वीक में आई थिंक मैं 4 और 6 और 7 आवर्स ही करती हूँ स्पेंड। इस पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे जी, इतने कम आवर में इतनी ज्यादा मनी कैसे कमाई जाती है। तो ये यानी कि आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट फिर जो आपके फ्यू मंथ से जब आप आई तो वो कैसे मैनेज किया आपने? वो एज आई मेंशन मेरे पास सेविंग्स थी और फैमिली की सपोर्ट थी, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं पाकिस्तान में भी जॉब कर रही थी, तो मुझे यहाँ आके जो यहाँ एज यू मेंशन जो यहाँ की है ना मिथ्स कि यहाँ आके ये करना पड़ता है, वो मुझे वो नहीं चाहिए थी। सो मेरा पहले से ही माइंडसेट ये था कि मुझे जाके जॉब्स नहीं सर्च करनी, मेरे पास इतनी मनी होनी चाहिए कि मैं अपने एक्सपेंसेस 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा खुद नहीं। ये जो मिथ्स बनी हुई हैं, स्टूडेंट्स को डराया जाता है कि जाके आपको काम नहीं मिलेगा, आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसमें क्या हकीकत है? इसमें हकीकत है, बट मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बर्तन धो के भी लोगों को फिर लाखों मिलते हैं ना, पाकिस्तान के लाखों, तो इसलिए वो होते हैं। हाँ, एक दिन में अगर आप देखें 11 पाउंड, कहने की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल कहने की बात है कि बर्तन धो रहे हैं। मैं इवन अपने हस्बैंड से भी यही बात शेयर कर रही थी कि यहाँ पे जो रह रहा है ऑफ कोर्स वो अपने सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, वो अपनी सेविंग्स भी कर रहा है, वो अपनी फीसेस भी पे कर रहा है, सब कुछ कर ही रहा है। हाँ, थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ की लाइफ ही टफ है। वो एक हाउसवाइफ की भी टफ है, वो एक वर्किंग वुमेन की भी टफ है, क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ खुद ही करना है, एवरीथिंग। नहीं, ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि बर्तन भी धोने, अगर कह ले कि स्टूडेंट धो रहा है तो उस बर्तन धोने के आपको 35-40 हजार मिल रहा है भाई एक दिन में, तो वो बर्तन खुशी खुशी क्यों नहीं धोएंगे आप? अगर कोई जॉब नहीं मिल रही तो वो बर्तन भी इंसान धो लेता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं टफ है, तो उसमें भी ऑफ कोर्स टफ होता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना बेयर करना है। तो थोड़ी सी बर्दाश्त और सब्र हो तो आई थिंक स्टार्ट में अगर बर्तन धो भी लेंगे तो कुछ महीनों बाद आप जो है वो अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसा ही है? और अच्छी भी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस आता है। यहाँ पे इस कंट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो जी आपको सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे, और अगर आप कोई किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहे होंगे फॉर एग्जांपल आप, तो वहाँ पे आपको जी हज़ारों में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तो ये जो बिन खाली करने वाले होते हैं इनकी पे तो सुने आप। हाँ, यहाँ फिक्स रेट है। हाँ, यहाँ उनकी नहीं, उनको 11 पाउंड पर आवर नहीं मिलता। ये जो बिन खाली करते हैं उनका तो बहुत हाई रेट है। और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत क्लीन, मतलब टू बी ऑनेस्ट बाज़ हम भी इतने साफ सुथरे नहीं रख रहे होते जितने वो लग रहे होते हैं जो टॉयलेट क्लीन करते हैं। और उनकी ड्यूटी होती है वो ऑल टाइम, मतलब सारा दिन लाइब्रेरी में भी अगर आप हो तो वो क्लीन कर रहे होते हैं बार बार, और उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। उनकी ज़्यादा होती है, उनकी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कर रहे हो तो जी जुल्म हो रहा है, ऑफ कोर्स आप अच्छा अर्न करते हो। बाकी इस कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तान की आप कह लें डिग्रीज इतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं होती कि आप ये सोचें कि आप यहाँ आएंगे और आपको मैनेजर की पोस्ट पे कोई हायर कर लेगा। दैट्स वाई थोड़ा सा टफ है,
डिग्रीज तो पढ़ी होती हैं यहाँ के लोगों की, कम लकीली ऐसे होते हैं कि उनको मिलती है जॉब। यहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी लोग बहुत अच्छी जॉब्स नहीं कर पाते, ऐसा ही है, करते ही नहीं है। उन्हें जिस चीज में ज्यादा पैसा मिल रहा होता है वो उसे प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, ये बात 100% मैं एग्री करूंगी आपसे कि यहाँ डिग्रीज इंसान साइड पर रख देता है और जहाँ आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि एक महंगी कंट्री में आप रहते हो, आपके पीछे भी पैसे भेजने हैं, तो आप ज्यादा अर्न करोगे तो सुकून से रहोगे। जितना आप अर्न कर रहे होते हो उतना ही आपके एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे। डेफिनेटली आपको रेंट देना है, ग्रोसरीज करनी है, शॉपिंग्स करनी है, आउटिंग्स नहीं, मैंने देखा है आप शेयर में भी नहीं रहती, जैसे स्टूडेंट आके शेयरिंग में रहते हैं और इतनी अच्छी महंगी जगह पे आप माशाल्लाह रह रही हैं, तो डेफिनेटली आप जो अर्न कर रही हैं और इतने फ्यू आवर्स में कर रही हैं स्टूडेंट होके, ये वीडियो में ज़रूर नेक्स्ट बनाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि बाकियों को पता चल सके कि एक स्टूडेंट अगर 20 आवर पर आता है और इनका कहना है कि 6-7 घंटे सिर्फ करती हैं जो जॉब है इनकी, और उसमें ये सब कुछ अफोर्ड कर रही हैं, तो कौन सी जॉब है, कैसे अर्न किया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और डिटेल से आपको बताएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल जो है वो वीडियो हमारे साथ बनवाई, लोगों का इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और थैंक यू मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो नेक्स्ट मैं मतलब आपसे टाइम ले लूँ जब भी आप फ्री हों। जी जी बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखें जी, इनका इलाका बड़ा ही खूबसूरत है और ये यहाँ का बड़ा महंगा इलाका है और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इनकी जॉब, ये क्या करती हैं, किस तरह अर्न करती हैं, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।